नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले बात पीएम मोदी के रूस दौरे की, जिसमें हम जानेंगे तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी ने रूस का पहला दौरा क्यों किया। वहीं दूसरे सेगमेंट में देखेंगे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के पहले रायबरेली दौरे में क्या कुछ खास रहा। वहीं तीसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश क्या जारी किया है। साथ ही आखिर में आपको दिखाएंगे अपने रूस दौरे में पीएम मोदी ने टीम इंडिया के विश्व चैंपियन बनने की कौन सी इनसाइड स्टोरी बताई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी की रूस की ये पहली यात्रा है। रूस पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी से गले मिलकर पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद पुतिन के आवास पर दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात भी हुई। पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर है। अपनी रूस यात्रा के दूसरे दिन 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने उनके सरकारी आवास पर आयोजित निजी रात्रि भोज के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी को साथ बैठाकर पुतिन ने चलाई इलेक्ट्रिक कार। रूसी राष्ट्रपति आवास पर पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास में इलेक्ट्रिक कार में पीएम मोदी को बैठाया और खुद ड्राइव कर उनको अपने आवास परिसर की सैर करवाई। रात्रि भोज में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर बधाई दी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की प्रशंसा की। रूसी सेना में फंसे भारतीयों का मुद्दा सुलझा। रूस में राष्ट्रपति निवास में रात्रि भोज के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने काफी गर्मजोशी भरे माहौल में एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ अहम मसले राष्ट्रपति के सामने उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष रूसी सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को बर्खास्त करने और उनकी भारत वापसी में मदद करने पर सहमत हो गए हैं। रूसी सेना में फंसे भारतीयों का वीडियो हुआ था वायरल। गौरतलब है कि कई भारतीयों को एजेंटों ने अच्छी तनख्वाह का लालच देकर रूसी सेना में भर्ती कराने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से ही दर्जनों भारतीय रूसी सेना में फंसे हैं। इन फंसे भारतीयों ने भारत में मदद की गुहार लगाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इनमें से कई भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में मोर्चे पर तैनात है। हिंदुस्तान की मिट्टी की महक साथ लाया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के प्यार और अपनेपन के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक और 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है।
वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज यही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सिर पर लाल टोपी रूसी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, एक गाना गाया जाता था, सिर पर लाल टोपी रूसी। तभी भारतीयों ने बोला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पीएम ने कहा, ये गाना भले ही पुराना हो गया लेकिन सेंटीमेंट अभी भी नए हैं। जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर भारी निराशा जताई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, रूस के क्रूर मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप यूक्रेन में आज 37 लोग मारे गए, जिनमें से 3 बच्चे थे और 13 बच्चों समेत 170 घायल हो गए। एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया। युवा कैंसर रोगियों को टारगेट किया गया। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना एक बड़ी निराशा है और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। पीएम मोदी के रूस दौरे के मायने। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्रियों के अपने नए कार्यकाल की शुरुआत आमतौर पर पड़ोसी देशों की यात्रा से शुरू होती है। इससे हटकर पीएम मोदी ने रूस की यात्रा चुनी। वैसे भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता साल के आखिरी महीने में होती आई है, लेकिन इस बार पीएम मोदी साल के बीच में रूस का दौरा किया है।
ऐसे में पीएम मोदी की रूस यात्रा ने राजनयिक हलकों में भारत की विदेश नीति की चर्चा हो रही है। यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी जिस दिन रूस के दौरे पर पहुंचे उसी दिन अमेरिका में नेटो समिट हुआ। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2019 में रूस की यात्रा की थी, जबकि राष्ट्रपति पुतिन से उनकी आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान के 2022 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हुई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की और रायबरेली एम्स का भ्रमण किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली से 3,90,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो गर्त में जा रही कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं जीत से राहुल गांधी में गजब का आत्मविश्वास भर गया और अब तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। सड़क से लेकर संसद तक राहुल का अंदाज देखने लायक है। हर मुद्दे पर वो जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं आम जनता से मुलाकात कर उनका दुख दर्द भी बांट रहे हैं। फिर चाहे वो मणिपुर के पीड़ित हो या हाथरस के, राहुल अपने संसदीय क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 10 जून को अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए थे। अब दूसरी बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। राहुल ने सबसे पहले चुरवा हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रायबरेली के भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा की, ताकि सांसद चुनने के बाद जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए। इस दौरान राहुल के अपनी मां सांसद सोनिया गांधी की सांसद निधि से जो काम हुए हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरों के बीच राहुल सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मिले। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद की मां मंजू सिंह ने राहुल की तारीफ की, साथ ही अग्निवीर योजना की मुखालफत की। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूँगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई। बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलकर। हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की दीदी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 1 दशक के बाद दिल्ली की सियासत पे कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की उम्मीद जगा दी है। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से सत्ता का बनवास झेल रही है और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्म भूमि बनाया। वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को अपने पास रखा है, ताकि यूपी की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल सके। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले के जांच की मांग वाली याचिका पर
मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने याचिका को सूचीबद्ध कर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई। यूपी से लेकर समूचे देश में हलचल मचा देने वाली हाथरस की घटना की गूंज देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाथरस में भगदड़ मामले की जांच का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस के भगदड़ मामले की जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। हाथरस की घटना पर जांच की मांग वाली याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा, हमने हाथरस भगदड़ की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। वह इस मामले को सूचीबद्ध करने को तैयार है। मैं एडवोकेट विशाल तिवारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाथरस इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि हाल ही में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, एक याचिका दाखिल की गई थी। हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि वह उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी मांग इसमें यह है कि एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वह इन्वेस्टिगेशन करे एक्सपर्ट पैनल, साथ ही में गाइडलाइंस भी फ्रेम करें और एक स्टेटस रिपोर्ट इस घटना पर कॉल की जाए सरकार से। साथ ही में अन्य राज्यों से यह भी जवाब तलब किया जाए कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कितनी व्यापक हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथरस दुर्घटना में 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। हाथरस के सिकंदराराव में बीते 2 जुलाई की घटना के बाद SIT ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी लिया गया है। SIT ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट में कहा है, घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में गहन जांच की जरूरत है। हाथरस दुर्घटना आयोजकों की लापरवाही से हुई। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अफसरों को समुचित जानकारी नहीं दी। हाथरस भगदड़ मामले में SIT की जांच रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने अपना पहला एक्शन लेते हुए हाथरस के SDM, CO समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। SIT की जांच में घटना के लिए जिम्मेदार अफसर रावेंद्र कुमार SDM सिकंदराराव, आनंद कुमार CO सिकंदराराव, सुशील कुमार तहसीलदार सिकंदराराव, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षक सिकंदराराव, मनवीर सिंह चौकी प्रभारी कचोरा। हाथरस की घटना पर SIT की जांच रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा कि जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इस सत्संग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहनों की संख्या 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी। बताया जाता है कि बाबा के सत्संग की समाप्ति की घोषणा के साथ ही बाबा की प्राइवेट आर्मी ने कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया।
लेकिन भीड़ को संभालने के लिए ना ही बाबा की निजी आर्मी और ना ही पुलिस कर्मी पर्याप्त थे, जिसके बाद जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ को रोक दिया गया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और इतना बड़ा हादसा घटित हो गया। और रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने को असली स्टोरी सुनाई है। साथ ही कहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। पीएम ने युवाओं के आत्मविश्वास को भारत की असली पूंजी करार दिया। उन्होंने कहा, यही युवा शक्ति देश को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य रखती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को रूस में संबोधित करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने और टूर्नामेंट में टीम के दमदार सफर की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में T20 वर्ल्ड कप जीतने की असली स्टोरी भी बताई। साथ ही कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। पीएम ने युवाओं के आत्मविश्वास को भारत की असली पूंजी करार दिया है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता। पीएम ने कहा कि यही युवा शक्ति देश को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य रखती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से कहा कि निश्चित तौर पर उन्होंने भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखा होगा और जीत का जश्न भी मनाया होगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने की असली कहानी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा भारत आखिरी बॉल तक और आखिरी पल तक हार नहीं मानता और विजय उनके कदम चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहाँ भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं। भारतीय टीम ने दूसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप खिताब। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला पिछले महीने यानी 29 जून को बारबाडोस में खेला गया था। इस खिताबी मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। भारत ने पिछला आईसीसी खिताब 2013 में जीता था, जब उसने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस तरह भारतीय टीम ने 11 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीता है। इस बीच 10 आईसीसी टूर्नामेंट में टीम को निराशा मिली थी। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम ने पीएम से की थी मुलाकात। भारत की इस जीत का जश्न देश भर में मनाया गया। भारत पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। इसके बाद भारतीय टीम के स्वागत के लिए मुंबई में विक्ट्री परेड भी निकाली गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भावना सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं बल्कि दूसरे खेलों में भी दिख रही है।
पिछले 10 सालों में विभिन्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ऐतिहासिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। ये भावना सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे खेलों में भी दिख रही है। बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे एथलीट्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा, पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। पीएम बोले, ओलंपिक में सारे खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। उन्होंने कहा, आप देखिएगा पूरी टीम, सारे खिलाड़ी कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य रखती है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा, जिसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें 21 निशानेबाज है। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।